हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम आयुष चंद्रा है। मैं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज का वीडियो वही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आज मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे डिफरेंट कमेंट्स करे हैं। और पहली बात तो इस चैनल पे बने रहने के लिए, हमारी जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, मैं आशा करता हूँ। जिसने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिसिपेट करते हैं। मैं अवेयरनेस बढ़ाने के काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे ओसीडी के लिए फ्री रिसोर्सेज बना रहा हूँ। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स के ऊपर बातें कर रहा हूँ। जो चीज़ें आपको पसंद हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग बातें करते हैं। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लीव अ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। नाउ पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मिजान सुखफाल की तरफ से आया है, सर ओसीडी में शारीरिक क्रिया दबाव और मानसिक क्रिया दबाव किस किस टाइप के होते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, इस पर एक वीडियो बनाइए। ऑल राइट, सो मुझे लगता है कि आप मेंटल कंपल्शंस और फिज़िकल कंपल्शंस के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, किस किस टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी टाइप के हो सकते हैं ये मेंटल और फिज़िकल कंपल्शंस। कुछ लोगों को लगता है कि प्योर ओ जो है उसमें कंपल्शंस नहीं होते, सिर्फ ऑब्सेशंस ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्योर ओ में भी कंपल्शंस होते हैं, पर वो मेंटल लेवल पे होते हैं। यानी कि आपको मेंटल लेवल पर ही डिफरेंट टाइप के थॉट्स आने के बाद आप उनमें एक्शन लेते हैं, जैसे कि भगवान को सॉरी बोलना, कोई मंत्र पढ़ लेना, और मे बी रिपीटिंग सम फ्रेजेस और चेंजिंग द इमेजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा करना मेंटल लेवल पे, अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, नो कह रहे हैं, कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई मंत्र बोल रहे हैं, कोई इमेज रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो मेंटल कंपल्शंस की कैटेगरी में जाएगा। फिजिकल कंपल्शंस को नोटिस करना बहुत ईजी है, क्योंकि वो बाहरी रूप से दिखते हैं, हमें एविडेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाथ धोना, रीचेकिंग करना, बार बार रीअश्योरेंस किसी से बात करना, पूछना, तसल्ली लेना, या कोई चीज़ टच करना, एक कदम आगे एक कदम पीछे जाना, इस तरीके के थॉट्स या इस तरीके के जो बिहेवियर्स हैं वो कहलाते हैं जो आपके फिजिकल कंपल्शंस। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर करा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं बहुत टिपिकल हैं। इसके अलावा भी कोई भी ऐसा एक्शन, चाहे वो मेंटल लेवल पर कर रहे हो या फिजिकल लेवल पर, लेकिन अगर उसमें शामिल है कि आप अपने थॉट को हटाने या एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए कर रहे हो, रिपीटेटिव कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तसल्ली फिर भी नहीं मिलती, टेम्प्रेरी मिलता है रिलीफ, तो ये आपका कंपल्शन है, चाहे फिर वो मेंटल हो या फिजिकल हो। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जीशान खान की तरफ से आया है, आयुष सर मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि जैसा होता, क्या ऐसा हो सकता है ओसीडी में कि आदमी को याद सब रहता है लेकिन ओसीडी के कारण उसे लगता है कि उसे याद नहीं है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है। एक ब्रिजभान चौहान है, उन्होंने भी पूछा है कि सर एक सवाल है कि मेरे मन में जो पास्ट की चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहता है, पास्ट में जो भी किया है या नहीं किया, जवाब ढूंढता रहता है मन। कॉन्शियसली जानते हैं कि हमने नहीं किया, फिर भी मन मानता नहीं है, राइट। जितेंद्र के तरफ से भी सेम ही क्वेश्चन है, सर कंप्लीट फॉल्स मेमोरी ओसीडी क्या है? देखिए, ऐसा है कि ओसीडी में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पास्ट जो है वो करप्टेड है, करप्टेड फाइल की तरह है वो। पास्ट में जितना जाओगे उतना फंसते जाओगे आप लोग। पास्ट को ऐसा समझिए कि इसमें ओसीडी मैनिपुलेट कर सकता है आपको, तो वहाँ से बचिए, मत जाइए पास्ट में, नहीं जानना हमें कुछ भी। अनसर्टेन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। प्रेजेंट से पास्ट की जर्नी नहीं करते हैं लोग, लेकिन आप पास्ट से प्रेजेंट की जर्नी पे आ रहे हो। आप पास्ट सर्टन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आज कुछ हुआ थोड़ी है आपको। आज मुझे चोट लग जाए तो मैं सोचूंगा कि क्यों लगी, लेकिन आज जब चोट लगी ही नहीं है तो मैं वापस से पीछे क्यों जाऊंगा कि मैं गिरा था क्या या नहीं गिरा था? जब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कोई चोट नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा पास्ट में? पास्ट में ना जाने के लिए इसलिए भी एडवाइस करता हूँ, पास्ट में फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम आपको घेर लेगा। मेमोरी आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपकी मेमोरी में। प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंक करने से, बार बार अपने दिमाग में उस चीज़ को घुमाने से, या रीथिंक करने से, रीअश्योरेंस लेने से, बार बार अपने दिमाग में उस इमेजेस को, उस वीडियो को, उस मेमोरी को बार बार रिकॉल करने से क्या होता है, उस मेमोरी के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाता है, तो ट्रस्ट इशू हो जाता है आपको, ओके, अपनी ही मेमोरी पे, कि कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, कहीं ये चीज़ तो ऐसे नहीं हुई थी। कई बार तो आपको स्पष्ट इमेजेस दिखती, क्योंकि इमेजिन करना हमारे ब्रेन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, एक उड़ता हुआ हाथी इमेजिन करो, कि एक हाथी है जो आसमान में बड़े बड़े पंखों के साथ उड़ रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो बहुत ईजिली, लेकिन असली में तो नहीं है ना ऐसा हाथी। इमेजिनेशन करना आपके ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो आप करने लग जाओगे अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार रिकॉल करोगे। सो ट्रस्ट करो प्रेजेंट को, पास्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। डाउट्स आते रहेंगे अपने मानसिकता पे। अगर आप डाउट करते रहेंगे तो डेफिनेटली नई नई इमेजेस, नए नए सिनेरियोज क्रिएट करेगा ब्रेन। जितना स्कोप दोगे उतना ओसीडी फैलेगा। इसको फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम कहते हैं। रियल लाइफ इवेंट ओसीडी में भी यही होता है कि आप को लगता है कि आधी चीज़ तो रियल है लेकिन आधी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि आप बार बार सोचते हैं तो उसमें फॉल्स स्टोरीज जुड़ती जाती है।
ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हम सोचेंगे तो एक्यूरेट मेमोरी हमें किसी चीज़ की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कुछ हुआ होता तो आज प्रेजेंट मोमेंट में उसका सबूत होता, पास्ट में जाकर हम उसको खोजबीन नहीं करते ना ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देता हूँ, आप लोगों ने 12वीं पास करी है, 12th यू हैव पास, राइट। कैसे पता? आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप देख रहे हो सर्टिफिकेट है मतलब 12वीं पास करी है। अब आप पास्ट में तो नहीं जाते ना, मैंने पेपर कब दिया था, दिया भी था या नहीं दिया था, क्या मैं पेपर में बैठा था, मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए थे या नहीं, आप उसमें नहीं जाते। आप देखते हो जी आज प्रेजेंट में मेरे पास प्रमाण है तो आज मैंने दिया है, ये क्लियर है हमें। ओके, जिस पर डाउट हो रहा है वो 100% ओसीडी है, क्योंकि डाउट्स जहाँ होते हैं वहाँ रियलिटी का वो वास नहीं होता, जहाँ रियलिटी होती है वहाँ डाउट नहीं होता। ठीक है, या तो कुछ है या नहीं है, सूरज है, चांद है, उस पर हम डाउट्स नहीं करते हैं। डाउट आ रहे हैं मतलब वो रियल नहीं है, ओसीडी के केस में याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वंशु कह रहे हैं मुझे कि इन्होंने कहा है कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि हमारा ओसीडी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होती, स्टिल ऑब्सेशन हो सकता है? देखो आंसर हाँ भी है और ना भी। ओसीडी ठीक हो रहा है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता बिना कंसल्टेशन आपसे, बिना मिले। लेकिन अगर आपको डाउट है तो याद रह रही, सिर्फ याद है कि हाँ मुझे ऐसे डाउट आते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1% मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे ये सवाल लिख रहे हैं तो यानी कि आपके मन में आज भी उस डाउट को लेकर के वो थॉट क्यों है, यानी कि आज भी उस थॉट के साथ अच्छा या बुरा कुछ जुड़ा हुआ है, आज भी डिस्ट्रेस है। एंग्जाइटी का मतलब सिर्फ डर, घबराहट, कांपना नहीं होता, इसका मतलब होता है अगर आप बेचैन हैं, आज भी आपके मन में वो खटकती है बात, यू डोंट फील गुड इनफ, तो डेफिनेटली फिर वो अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। पूरा हट जाएगा तो आपको उस थॉट के साथ हंसी आएगी या बिल्कुल नॉर्मल सा बोरिंग सा थॉट लगेगा, पुरानी कहानी की तरह बताया करोगे। जैसे कि हम बताते ना कि बचपन में ऐसा होता था, बचपन में मैं डरा करता था अंधेरे रूम से, कोई रिएक्शन नहीं है थॉट पे, ऐसा हो जाएगा आपका ओसीडी का थॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझसे एक और इंसान है, शख्स हैं, वो पूछते हैं सर एक क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत परेशान हूँ। 21 दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी की वीडियो गलत या लाइव शूट किया है किसी वेबसाइट पर, बट मुझे पता है मैंने ऐसा नहीं किया है, पर वो पास्ट इवेंट रिकॉल हो रहा है एंड इमेजेस बन रही हैं। मैंने अभी आपको इसका आंसर दिया। कौन सी ओसीडी है प्लीज़ रिप्लाई कर देना। फॉल्स मेमोरी ओसीडी, डाउट्स रिलेटेड, पैथोलॉजिकल डाउट ओसीडी। ठीक है, हार्म ओसीडी की कैटेगरी में भी डाल सकते हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया, किसी का हार्म कर दिया। पैथोलॉजिकल डाउट्स मतलब एक के बाद एक डाउट आते जाना। मैंने जितना कहा, आप जितना सोचोगे उतना ज़्यादा, जितना आप इसको सर्टन करना चाहोगे उतनी इमेजेस क्रिएट होंगे, उतनी विविड हो जाएगी इमेज और मेमोरी। मत करो, फॉल्स इमेजेस क्रिएट होती जाएंगी। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही होगी आपको, उसका वेट भी मत करो। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुल रहो कि इस मोमेंट में तो कोई सबूत नहीं दिख रहा मेरे सेंसेस में, दैट इज़ द रियलिटी। मुझे पास्ट में जाना ही नहीं है, पास्ट के दरवाजे मेरे लिए शट हैं। ये तरीके से चलोगे निकल जाओगे। फिर भी मुश्किल होगा तो डेफिनेटली थेरेपी में आपको हेल्प मिल सकती है। माइंडफुलनेस CBT MBCT करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर आता है पप्पू करके हैं कोई शख्स, मुझसे पूछ रहे हैं सर ओसीडी एंड स्किज़ोफ्रेनिया के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब जिसका ओसीडी है उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है या नहीं। देखिए आंसर ये है इसका कि हो तो सकता है। मेंटल हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया दो अलग प्रॉब्लम है। डिफरेंस ये समझ लीजिए, ओसीडी में आपको इस बात की अवेयरनेस होती है कि जो मुझे थॉट आ रहे हैं वो बिल्कुल बेतुके हैं, इरेशनल है, इलॉजिकल है, स्टूपिड है। आपको अवेयरनेस है। हाँ, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बेचैन ज़रूर हो जाते हो, लेकिन अवेयरनेस है कि ये थॉट्स बेकार ही हैं। तभी तो आप रुकने की कोशिश करते हो, तभी तो आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे रोकना है, ये मैं नहीं चाहता ऐसा सोचना, पर फिर भी सोच रहा हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया में जो थॉट्स या जो उनकी मानसिकता होती है वो बहुत अलग होती है, साइकोटिक लेवल की होती है, जहाँ पे वो बिजारनेस, एक तो बहुत अजीबोगरीब थॉट है जो बिल्कुल ही अलग है, जैसे कि एलियन मुझे पकड़ने आ रहे हैं या कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इस तरीके के थॉट्स। दूसरी बात, उसमें एक इंसान को ये ज्ञात नहीं रहता, ये अवेयरनेस नहीं रहती कि ये रियल नहीं है, ये फॉल्स हैं। उसको लगता है रियलिटी ही है। ओसीडी की तरह नहीं कि हमें पता भी है कि थॉट्स फॉल्स हैं, उनको प्रॉपर पता होता है, उनको लगता है ये रियलिटी है और वो उसी पे काम करते हैं। साथ में है भी तो भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसकी बात की मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ। ट्रीटमेंट करवाइए, अगर आपको लगता है, शक भी है तो कंसल्टेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ डॉक्टर से एक बार मिल लें, एक बार मशवरा ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे पूछते हैं बिट्टू मुझसे कि सर जो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो उसी के लिए मन्नत आती है, बहुत डर लगता है सर। मन्नत ओसीडी पे कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं मैंने। क्या करना है आपको, ये थॉट्स आपको आते रहेंगे, इनको रोको मत। डोंट स्टॉप देम, डोंट क्लियर देम एंड डोंट ट्राई टू रिमूव देम। आपको सॉल्व नहीं करना, स्टॉप नहीं करना, इस थॉट को लड़ो मत, आने दो। बोलो कि अगर ये मैं होता तो मैं इसे डर ही नहीं रहा होता। कोई इंसान खुद से कुछ चीज़ मांग रहा होता है और वो भी स्पेशली बुरी, तो डरता थोड़ी, बुरा आदमी थोड़ी डरता है। क्रिमिनल या कोई क्रिमिनल टेंडेंसी का आदमी है, कोई चोर है, कोई थीफ है, तो वो थोड़ी डरेगा वो करते हुए, उसको तो ठीक है, उसके लिए एक प्रोफेशन है वो। सो डोंट वरी, ये मन्नत थॉट्स बिल्कुल ही बेतुके और आपके नहीं हैं, ये ओसीडी ब्रेन में अपने आप उपज रहे हैं। इसको रोकने के लिए थेरेपी लगती है।
थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाते हैं इसके इनिशियल रिकवरी में। रिलीजियस वीडियो बनाइए रिलीजियस ओसीडी के ऊपर, अमित अग्रवाल बोल रहे हैं। देखिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी रिलीजियस ओसीडी के ऊपर, जहाँ हमें भगवान से डर लगता है भगवान पनिश कर देंगे हमें या हमारे फैमिली मेम्बर्स को। बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि भगवान जानते हैं आपके थॉट्स ओसीडी के हैं, भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, भगवान आपको पनिश नहीं करते हैं, भगवान दयालु हैं। दूसरी बात, भगवान आपके कर्मों की सज़ा या मेरे कर्मों की सज़ा हमारे घर वालों को नहीं देते हैं, और सज़ा देते ही नहीं है। जो भी है आप जो यहाँ पे कर रहे हैं वो आपके ओसीडी थॉट्स हैं, इसमें भगवान का लेना देना नहीं है। और आपको डर बैठ गया है भगवान का, तो समझ लीजिए फिर तो भगवान से काफ़ी दूर हो गए हैं आप। भगवान हमारे सिक्योरिटी, सेफ्टी और लव और फेथ के प्रतीक हैं, तो ये मान के चलिए। और फिर भी भरोसा तो नहीं होगा तो आप करिए, एक बार थेरेपी ट्राई करिए अपने लिए। सृष्टि पूछ रही है, पूरा लाइफ मेडिसिन खाना पड़ेगा क्या ओसीडी का? नहीं तो बढ़ जाएगा। भगवान ओसीडी जैसी बीमारी किसी को ना दे, पैसा कहाँ से आएगा मेडिसिन के लिए? ये सवाल अच्छा है, मैं आंसर देना चाहूँगा सृष्टि का। बहुत लोगों का आंसर क्वेश्चन होता है ये। पहली बात तो नो, मेडिसिन आपको ज़िंदगी भर नहीं खानी पड़ेगी। वो उसी इंसान को खानी पड़ती है जिसको ओसीडी का ज्ञान नहीं है, जो थेरेपी में कभी नहीं गया। वो डेफिनेटली खाता रहेगा, क्योंकि और कोई हल नहीं है। मेडिसिन खाने से भी कोई हल नहीं, क्योंकि मेडिसिन खा के भी आपको थॉट्स तो आएंगे ही और साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे। मुझे तो वो एक ट्रीटमेंट की कोई वो लगती नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं लगती मुझे, जब तक कि सीवियर ना हो या कुछ ऐसी बात ना हो। उसकी अहमियत सिर्फ तब है जब आप थेरेपी नहीं कर पा रहे। वैसे भी मेडिसिन से ठीक होने के बाद थेरेपी करनी ही है आपको, ओके। पूरी ज़िंदगी खाना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, भगवान ऐसी बीमारी ना दे। हाँ डेफिनेटली, मैं भी नहीं चाहूँगा कोई बीमारी किसी को हो, ओसीडी क्या कुछ भी ना हो किसी को, ऐसा बीमारी कभी भी अच्छा नहीं होता। पैसा कहाँ से आएगा मेडिसिन के लिए? देखिए मेडिसिन के लिए पैसा डेफिनेटली लगता है, थेरेपी के लिए भी लगता है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं अच्छे डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स को, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, हालांकि वहाँ वेटिंग और ये सब चीज़ें होती है, पर है अवेलेबल तो हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है प्रमीत सिंह आई गेस। तो पूछते हैं, हेलो सर, मुझे HOCD है, मुझे होमोसेक्सुअल विचार आते हैं और गे टाइप के विचार आते हैं, बड़ा गंदा फील होता है मुझे। ओके फ़ाइन, तो एंग्जाइटी होती है, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हो करना है ना, इसके साथ कैसे HOCD से हम फेक बॉडी में फीलिंग्स आती हैं। ओके जिनको मैं दोबारा रिफ्रेम कर देता हूँ, मुझसे ये पूछ रहे हैं शायद HOCD के बारे में कि फ़ेक फीलिंग्स आती हैं बॉडी के अंदर। तो हाँ, जो लोग HOCD या जिसको TOCD भी कहते हैं उससे गुजर रहे हैं, वो ये बात समझेंगे कि ग्रोइनल रिस्पॉन्सेज या बॉडी में कुछ कुछ सेंसेशंस आपको फील हो सकती हैं। दैट इज़ नॉट बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड और एनीथिंग, दैट इज़ जस्ट बिकॉज यू आर हाइपर फोकस्ड। आप बहुत हाइपर फोकस है अपनी बॉडी के अंदर, और इस टाइम आपके ब्रेन के ऊपर एक फ़िल्टर लग गया है HOCD का। तो कोई भी चीज़, छोटे से छोटी हरकत भी आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि HOCD को ही इंडिकेट कर रही है, होमोसेक्सुअलिटी को इंडिकेट कर रही है, बट ऐसा है नहीं। ये कोई ग्रोइनल रिस्पॉन्स एक्चुअल वाला नहीं है। यू आर नॉट अराउज्ड, यू आर नॉट अट्रैक्टेड, इट्स जस्ट दैट क्योंकि हाइपर फोकस हो तो बॉडी के किसी भी पार्ट में सेंसेशन आ सकती है, और वो इंसान को देख कर नहीं आ रही है, वो बिल्कुल आपके फोकस की वजह से आ रही है। यू आर लुकिंग एट अ पर्सन नॉट थ्रू एन अट्रैक्शन और अराउज्ड वे में नहीं देख रहे हो आप, तो उससे आप घबराइए मत। ये प्रॉपर ग्रोइनल रिस्पॉन्स नहीं है। आपकी बॉडी में जो फीलिंग्स आ रही है वो किसी की बॉडी में भी आ सकती है। व्हेन यू लुक एट अ मसल, आप एक इंसान की बॉडी को देख रहे हो, मसल को देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप उसका सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ, कई बार फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे जाकर अगर शॉपिंग करता हूँ तो मेरे मेन सेक्शन में कपड़े जो मिलेंगे वो मेल मॉडल्स ही तो बताएंगे, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा देख के। मैं ऋतिक रोशन को देखूंगा, शाहरुख खान को देखूंगा, तो आई विल से यार ये बहुत सही लग रहा है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वियर समथिंग लाइक हिम। तो इट्स नॉट अट्रैक्शन और इट्स नॉट अराउजल। आप हाइपर फोकस हो, हाइपर फियरफुल हो, इसलिए आपको सेंसेशंस आ रही हैं। हालांकि HOCD से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अकेले में, तो आप थेरेपी कंसिडर कर सकते हैं। एक और शख्स हैं, मुझसे पूछती हैं कि 2 सवाल हैं उनके शायद। वो मुझसे पूछते हैं कि सर OCD में ऐसा होता है क्या कि जब कोई थॉट आता है एंड वो थॉट ख़त्म होने के 1 मिनट बाद बहुत एंग्जाइटी होती है एंड फिर बहुत रोना आता है, मैंने ये थॉट क्यों लाया जबकि मेरे पास मैं इस थॉट से परेशान हूँ। सर क्या बिना थेरेपी और काउंसलिंग के OCD ठीक नहीं हो सकता? देखिए ऐसा है कि थॉट्स आपने नहीं लाए हैं तभी आप परेशान हो, आपने लाए होते तो परेशान नहीं होते, नंबर 1, ठीक है। थॉट्स आने पे आप रोना या दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको गिल्ट हो रहा है कि मैं तो अच्छी इंसान हूँ, मुझे गंदे थॉट क्यों आए, या मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे गंदे थॉट क्यों आए। गंदे थॉट या अच्छे थॉट नहीं होते, थॉट्स आर थॉट्स, दे आर लाइक एड्स ऑन योर यूट्यूब। कुछ भी आ सकता है, राइट। वो अच्छे बुरे कुछ नहीं, आपके हाथ में नहीं है, वो स्पैम कॉल्स हैं, वो आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो अपने ऊपर ब्लेम हटाइए, इसमें बोलिए इट्स नॉट मी, इट्स OCD। और क्या बिना थेरेपी के और काउंसलिंग के OCD ठीक नहीं हो सकता? देखिए मेरा मानना है तो नहीं हो सकता, और अगर हो भी रहा है तो भी आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए ताकि वो आप सही डायरेक्शन पकड़ के चलें। यूजुअली 99% मुझे लगता है थेरेपी के बिना आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्यों।
बात यह है कि बिलीफ सिस्टम की प्रॉब्लम है। या तो आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाए, ठीक है, किसी तरीके से, किसी घटना से एक्चुअल में बदल जाए, जो कि है कुछ % ऑफ पॉपुलेशन है जहां हो सकता है ये, लेकिन मोस्टली नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो बहुत सारे रोल फैक्टर प्ले करते हैं यहाँ पे। तो थेरेपी की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं, आप ठीक भी हो रहे हो तो भी काउंसलिंग या थेरेपी में जाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा और परमानेंट रिकवरी रहेगी, रिलैप्स का खतरा नहीं रहेगा। आगे हैं गुड्डू, पूछ रहे हैं सर मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, भगवान के प्रति मेरे मन में गाली आना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबकी मदद कर रहे हो, मेरी भी मदद करो। देखो ऐसा है, गाली आना मन में भगवान के प्रति ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके मन से या खुशी से कर रहे होते, इंटेंशन आपके गलत होते तो आप यहाँ पे होते ही नहीं, आप परेशान ही नहीं होते। जो इंसान अपनी इंटेंसिटी, अपनी इंटेंशनल करे ये चीज़, तो वो गड़बड़ नहीं होगी उसके साथ। आप परेशान ही इसलिए क्योंकि आपके मन में विचार अनचाहे आ रहे हैं, और ये भगवान भी जानते हैं, ठीक है। तो भगवान इसमें ना दंड देंगे ना कुछ, तो आप भगवान से डरना छोड़िए और आप बोलिए कि भगवान जानते हैं मेरे विचार ओसीडी के हैं, मेरे नहीं हैं, ठीक है। तुम ला रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हें, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो, तुम नहीं ला रहे हो, ये ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं। स्टडी विद जी ये पूछते हैं कि ये थॉट्स नेगेटिव तो होती हैं बट क्या पॉजिटिव भी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल इफ़ समवन विल डू दिस वर्क गुड विल हैपन। देखो पॉजिटिव या नेगेटिव की बात है ही नहीं। पहली बात तो लेबल हटाना पड़ेगा आपको थॉट के ऊपर। थॉट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ये कर करके ओसीडी हो गया हमें। और अगर आपको पॉजिटिव थॉट आ भी रहे हैं लेकिन आपको डिस्ट्रेस, परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत दिक्कत दे रहे हैं, आपके काम में अड़चन बन रही है, तो आपको ओसीडी है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। दूसरी बात, आज पॉजिटिव है कल नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे आप? तो इलाज तो करना बनता है इफ़ यू आर डिस्टर्ब्ड बाय दीज थॉट्स। फिर आगे मुझसे पूछते हैं कि ओके, नेक्स्ट पर्सन इज़ बरशानी, पूछते हैं कि सर मुझे ओसीडी है, बहुत पैटर्न्स हैं मुझ में कंटेमिनेशन का, सेकंड गॉड को लेकर चीज़ों को चेक करना, ये सब पैटर्न्स हैं, और बॉडी फ्लूइड्स को लेकर भी कंटेमिनेशन लगता है ना, कि कहीं कुछ स्पर्म या कुछ चीज़ मेरे बॉडी में एंटर ना हो गई हो, या प्रेगनेंसी के ख्याल आते हैं। देखिए मैजिकल थिंकिंग ओसीडी का पार्ट है ये, जहाँ पे आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो गए हो या आपने किसी को प्रेग्नेंट ना कर दिया हो। ये थॉट्स भी बहुत कॉमन है लोगों में, देखता हूँ मैं। कंप्लीटली फॉल्स एंड फेक है, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं हो रहा कुछ भी आपके साथ। प्रेजेंट में यू आर कंप्लीटली फिट एंड फाइन। हो गया होता तो आपके साथ अभी एविडेंस होता, लेकिन एविडेंस कुछ नहीं है। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट इन द वे कि इसको ओसीडी थॉट का दर्जा दो, इसको रियलिटी मानना बंद करिए आप। मैजिकल थिंकिंग ओसीडी जाता किससे है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिलीफ सिस्टम को बदलना है, रियलिटी में वापस आना है, ईआरपी कर सकते हो। एक्ट थेरेपी, घर में मत बैठो, बाहर निकलो, अपने काम काज में लगो। ये इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी से भी जाता है, और थेरेपी तो लेनी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मैं ये बोलूँ, क्योंकि आप गूगल वगैरह बिल्कुल छोड़ दीजिए। गूगल करेंगे तो फंस जाएंगे। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे को ये आया है कि सर ऑनलाइन सेशन लेने चाहिए या ऑफलाइन? मैं आपको बता दूं, मेरे सारे सेशंस जो हैं वो ऑनलाइन हैं फ़िलहाल। मैं ऑफलाइन देखता ही नहीं हूँ लोगों को आजकल, और इसका कारण है, ऑफलाइन देखने से बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और ऑनलाइन सेशंस कहीं भी कभी भी कैसे भी आप ले सकते हो। आप जहाँ बैठे हो, आपके शहर में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन आपके मोबाइल के थ्रू मैं अवेलेबल हूँ। तो इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। दूसरी बात, मेरे सारे पेशेंट जो हैं उनमें से 90% पेशेंट्स मेरे इंडिया के बाहर के हैं। तो जब फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए, मेरे देश के बाहर बैठे हुए लोग ठीक हो सकते हैं ऑनलाइन, फॉरेनर्स ठीक हो सकते हैं, तो आप लोगों को क्या इसमें रुकने और झिझकने की दिक्कत है? यू कैन डेफिनेटली गेट बेटर। ऑनलाइन सेशंस बहुत बढ़िया हैं, बहुत कामयाब है, क्योंकि ये माइंड की प्रॉब्लम है। ये फिजिकल, आपको कुछ नब्ज़ नहीं नापनी है मुझे आपकी, आपके पेट का एक्सरे नहीं चाहिए मेरे को। बहुत आराम से कर लेंगे ऑनलाइन सेशन। खुल के ऑनलाइन सेशन को ट्रस्ट करिए, ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज़ गो अहेड। मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ आवाज़, कान और एक स्क्रीन चाहिए आपको। एक स्क्रीन है, मोबाइल आप सबके हाथ में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी मोबाइल पे आपसे लाइव इंटरेक्शन हो सकता है मेरा सेशन के थ्रू। तो ऑनलाइन सेशंस आर द बेस्ट। टाइम सेविंग है और बहुत सारी चीज़ें इसमें बेटर हो सकती हैं। प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं आ रहे हो, कोई देख लेगा आपको कि आप मेरे से मिलने आ रहे हो किसी साइकेट्रिस्ट, क्योंकि स्टिग्मा तो है ही ना मेंटल हेल्थ का। तो अपने कमरे में आराम से बैठ के खाली समय निकालो और सेशंस करो, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को एंड करना चाहता हूँ। इस वीडियो को सबके आंसर्स देने की कोशिश करी है मैंने। आई होप आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फिर से अगली बार FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की वीडियोस निकालूंगा। लिख दीजिएगा इसमें अपने कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए थेरेपी का रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये मैंने आपको कुछ चंद शब्दों में आंसर दिए हैं। थेरेपी तो बहुत लंबी होती है,
तो थेरेपी अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना एक अलग बात है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कोई अनोखी नहीं है जो मुझसे छुपी हो। मैं जानता हूँ और कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में और आपकी हेल्प करूँ। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करिए वीडियो को ताकि और रीच बढ़े, आप जैसे और लोग जो सफ़र कर रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो ठीक हो जाएँ। यही हम सबका मिशन है, मेरा भी और आपका भी। हम सबकी जिम्मेदारी है। हम OCD को मैं एक फैमिली कंसिडर करता हूँ। वी ऑल आर फैमिली, राइट। हम सबको साथ मिलकर निकलना है इससे। तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस मिशन में लगे रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप बीटिंग OCD लाइक अ प्रो।